Assalamualaikum students, it's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Educational and Skills. So आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट. सो मूव ऑन होते हैं इस पे कि ये क्या कह रहा है हमें. यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं केसी और उसका यूनिट यानी कि वो कैसी बनेगा और केसी के क्या कायदे और कानून हैं. तो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेते हैं. Equilibrium constants are determined by observing the concentration of each ingredient in a single reaction until it reaches equilibrium and then calculating its numerical value. So important characteristics of equilibrium constant expressions are follows. यानी कि क्या चीज़ें होनी चाहिए तभी वो केसी होगा, क्या यूनिट्स होने चाहिए हमारे पास तभी वो केसी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. तो सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर 1 के ऊपर. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा केसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको क्या मीनिंग है. यस, बैलेंस. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, क्योंकि आज की वीडियो पिछली वीडियो से रिलेट करती है. ओके स्टूडेंट्स, तो इनको अच्छे तरीके से तमाम को देखें, शुरू से देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि बीएच के टॉपिक्स आप लोगों को समझ में नहीं आने वाले हैं स्टूडेंट्स. सो केसी क्या है? केसी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये हमेशा इक्विलिब्रियम यानी जब बैलेंस होंगी दोनों वैल्यूज़ तब भी हम केसी लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे. ठीक है, जैसे मैंने आपको इस वाली इक्वेशन का दिया था मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी. देखिए यहाँ भी S1 है, प्रोडक्ट में भी S1 है, यहाँ भी O2 है, यहाँ भी 2 है. तो ये क्या है? बैलेंस है, तभी हम केसी को लगा सकते हैं इसके साथ. ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्या है नेक्स्ट? इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल डायमीटर पर क्यूब. यानी कि हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? मोल डायमीटर पर क्यूब पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. किसकी वैल्यू? केसी की. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है केसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन. यानी कि केसी कैद नहीं है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में ये चेंज हो सकते हैं. ठीक है ना, तो ये कभी भी एक जैसे नहीं रहेंगे, ये चेंज होते रहेंगे. क्या? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी कायदे कानून नहीं है कि रिएक्टेंट ये होना चाहिए या प्रोडक्ट ये होना चाहिए. ये केसी इस मामले में इंडिपेंडेंट है. फिर केसी वरीज विथ टेम्परेचर. यानी अब आप एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल आप वाटर रेडी कर रहे हैं, ठीक है. अब वाटर के अंदर हमें हाइड्रोजन 2 चाहिए. वाटर का मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना. अब आपने उनको क्या किया? टेम्परेचर दिया. अब आपको पता है कि उसको कितना टेम्परेचर देना है, ठीक है ना. अब उससे आपको ज़्यादा कर दिया टेम्परेचर आपने, तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगी वैल्यू. अगर आपने कम टेम्परेचर दे दिया तो क्या होगा कि वैल्यू बैलेंस नहीं रहेगी स्टूडेंट. तो केसी टेम्परेचर की वजह से वरीज हो सकता है यानी डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है ना. तो केसी सिर्फ टेम्परेचर की वजह से ही वरी होता है या नहीं, ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ बच्चों को ये मसला आया था कि केसी क्या सिर्फ टेम्परेचर ही केसी को वरी करता है? नहीं स्टूडेंट्स, केसी को सिर्फ टेम्परेचर ही वरीज नहीं करता है. केसी को सिर्फ टेम्परेचर ही वरीज नहीं करता है. केसी को प्रेशर भी वरी कर सकता है. डेटा भी केसी को जो है ना वरी कर सकता है यानी डिस्टर्ब कर सकता है. डेटा कैसे करेगा? प्रेशर तो चलो कह दिया कि ज़्यादा कर दिया हमने प्रेशर, तो वो डिस्टर्ब हो गया. लेकिन डेटा कैसे करेगा? डेटा क्या होता है? देखिए अब यहाँ पे आपको दी गई है वैल्यू एस एक ही है हमारे पास और ओ 2 हैं. ओ के कितने हैं एलिमेंट्स? 2 हैं. सो एस आपने जो है डेटा में मिस्टेक करके एस को 2 लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे S1 ही रहा. तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? हमारी डेटा पुटिंग में इशू होगा, ठीक है ना. तो इसमें डेटा भी इसको डिस्टर्ब कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा. फिर केसी इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोएफिशिएंट. यानी केसी को हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे? बिल्कुल कोएफिशिएंट से. जिनको बैलेंस करना आती हैं वैल्यूज़ वो बता सकते हैं कि कोएफिशिएंट लगा के हम बैलेंस कर सकते हैं.
ओके स्टूडेंट्स, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी, ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इक्वल टू इट्स कोएफिशिएंट, यानी कि देखें अब आपने यहाँ पे मुझे क्या करना है कि 2 मुझे लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। 2 मैं यहाँ भी लगाऊंगी S के पास और 2 मैं ऑक्सीजन के पास भी लगाऊंगी। 2 2 जब ऑक्सीजन 4 हो जाएगा और ये S क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ मैं कोएफिशिएंट 2 लगा दूँगी S के पास प्रोडक्ट के अंदर, तो क्या होगा ये sp2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से कोएफिशिएंट लगा के हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि Kc रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन इफ़ Kc इज़ लार्जर देन 1, यानी अगर Kc 1 से बड़ा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो दे दी है और उसका लिंक भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, या आप लोग मेरे चैनल का विज़िट कर लें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में से वो मिल जाएगी। ओके, सो अगर Kc 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, अगर Kc 1 से छोटा होगा तो रिवर्स रिएक्शन होगा। अब मुझसे स्टूडेंट्स यहाँ भी ये सवाल करते हैं कि Kc कैसे 1 से बड़ा होगा, कैसे 1 से छोटा होगा, ये कुछ समझ में नहीं आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं ले लूँ, अगर मैं क्लोराइन का एटॉमिक मास लूँ तो वो क्या आता है 35.5, ठीक है ना। अगर मैं क्या लूँ, अगर मैं ले लेती हूँ ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 8 है। सो अब पॉइंट की वैल्यू होगा, आपको पता है पॉइंट लगा तो वो 1 से छोटा ही होगा ना, क्लोराइन 1 से छोटा है तो उसमें रिवर्स रिएक्शन होगा, और क्या हुआ ऑक्सीजन 1 से बड़ा है तो उसमें क्या होगा, कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अब क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं वो आप लोग मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so remember that equilibrium constant Kc is a ratio of reactant to product that is utilized to define chemical behavior, यानी कि केमिकल, ये याद रखें कि Kc is a ratio of reactant, Kc क्या है रेशियो ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि प्रोडक्ट, ये रेशियो क्या करता है कि ये केमिकल बिहेवियर को यूटिलाइज करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन समझा देती हूँ, बाकी सारी इक्वेशंस इसी के लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल पे आ जाएं आप। यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी गई है CO2 + H2, रिवर्सिबल रिएक्शन CO + H2O। ओके, अब Kc में कैसे लिखा है इसको, Kc = ऊपर रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो फिर क्या किया हमने, Kc के इनके मोल डायमीटर लगाए, ठीक है ना। CO की जगह मोल डायमीटर, सबकी जगह मोल, जितने भी हमारे पास कोएफिशिएंट होंगे ना उतने हम यहाँ पे मोल लगाएंगे। ओके, अब हमारे पास सबके पास कोएफिशिएंट तो 1 1 है, तो क्या हुआ कट गए, ये कोई यूनिट नहीं बचा हमारे पास, ठीक है ना। अब कुछ जगहों पे हमारे पास ये है कोएफिशिएंट है हमारे पास, तो वहाँ पे हमारे पास आंसर आए हुए हैं, ये देखें ये आंसर आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह नो यूनिट आएगा, तो अगर इनमें भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक है। यस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसके लिए क्या करूँगी कि आपको MCQs जो है कम्युनिटी में दे दूँगी, फिर वहाँ से आप लोगों ने MCQs हल करने हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और उसके बाद है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब यहाँ हमारे पास एक और चीज़ भी आ गई QC, ठीक है ना, QC, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये है Kc = Kc, QC और Kc बराबर हैं, ठीक है ना, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन
QC और KC तो बराबर तो हैं, लेकिन KC हम कैलकुलेटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बैलेंस है वैल्यू, लेकिन QC क्या है, हमें प्रिडिक्शन करने में हेल्प देता है, ठीक है ना। QC कैन हेल्प मेक सच प्रिडिक्शन, यानी कि वो हमें अंदाज़न, अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं 50 रुपये मेरे पास, मैं दुकान पे गई, मैं क्या करूँगी, 50 की ही चीज़ लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 50 रुपये ही दूँगी ना उसको, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने चीज़ कितने की ली, 50 की ली। तो वो क्या है, हमारे पास QC है, ठीक है ना। कैसे कि मैं 50 रुपये लेके गई, वहाँ जाके मैंने वो चीज़ें चुनी जो 50 रुपये की थी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमारे पास टोटल 50 रुपये आए, मैंने उसको 50 रुपये दिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने चीज़ 50 की ली है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट में लिखा हुआ है QC बड़ा KC छोटा, तो ये मैं आप लोगों को एक ग्राफ के ज़रिए समझा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इस ग्राफ पे जो है ना गौर से इस ग्राफ को पढ़ना है। इस ग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास QC बड़ा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, QC बड़ा है KC छोटा है हमारे पास, तो इसमें होगा रिवर्स रिएक्शन हमारे पास। कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। कैसे रिवर्स रिएक्शन होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे, इफ़ KC इज़ स्मॉल, तो क्या होगा कि KC अगर छोटा होगा तो रिएक्टेंट छोटा होगा और प्रोडक्ट बड़ा होगा, तो रिवर्स रिएक्शन होगा, लाजमी सी बात है। आप एक दुकान पे 50 रुपये लेके गए, चीज़ 100 रुपये की ले ली आपने, ठीक है ना, तो क्या होगा कि आपको वापस आना पड़ेगा और अपने और 50 रुपये लेने पड़ेंगे, फिर आप वो 100 रुपये की चीज़ ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हुआ। अगर दोनों बराबर हैं, यानी कि थर्ड वाला पॉइंट हमारे पास देख लें, KC इज़ नाइदर वेरी स्मॉल और नॉर वेरी लार्ज, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं है ज़्यादा छोटा नहीं है, तो क्या होगा, ऑलरेडी बैलेंस्ड होगा, इक्विलिब्रियम होगा, यानी बैलेंस होगा ये। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगर KC बड़ा हो, इफ़ KC इज़ लार्ज, 2 पे नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर KC बड़ा है तो हमारे पास प्रोडक्ट मैक्सिमम और रिएक्टेंट मिनिमम होगा, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा बनेंगे और रिएक्टेंट कम, रिएक्टेंट जितने होंगे हमारे पास इससे प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या होंगे, प्रोडक्ट्स हमारे पास ज़्यादा बनेंगे, तो हम एक हो गया दूसरा बना लिया, दूसरा हो गया तीसरा बना लिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन के मुझे 2 एलिमेंट्स चाहिए थे, मैंने 3 लगा दिए, तो क्या हो गया, हाइड्रोनियम हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, यानी और एलिमेंट्स बनते जाएंगे हमारे पास। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। बाकी की चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे जाके हैंडल करेंगे, यानी एक्सरसाइज वगैरह भी मैं आपको हल करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, डोंट वरी, अभी फ़िलहाल कॉन्सेप्ट पे तवज्जो दें आप लोग। मेरा आप लोग चैनल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पे तवज्जो दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।